हेलो फ्रेंड्स, लीगल के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज इंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंपनी हैज कम टू एग्जिस्टेंस। तो कंपनी का ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो इस बात का प्रूफ होता है कि हाँ कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब इशू कर दिया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, तो ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है। बाकी और भी कुछ सर्टिफिकेट दिए, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है इंटरनल कितनी पावर रहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कैसी कैसी पावर रहेगी। एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोला जाता है, सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है कंपनी का पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करने का, उसको क्यों बनाया गया है। आर्टिकल में रहता है जो मैंने अभी आपको बताया, इंटरनल पावर कंपनी के डायरेक्टर्स की कितनी पावर रहेगी, तो वो सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रहता है। और कंपनी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब हमारी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में है, ये इसका प्रूफ रहता है। नेक्स्ट है, इफ ए कंपनी फेल्स टू फाइल द पर्टिकुलर विद इन द stipulated initial period of 30 days, the particulars can be filed for registration with permission of registrar of company within। तो अगर कोई भी कंपनी 30 दिनों के अंदर अंदर नहीं फाइल कर पाई डिटेल्स, तो बाकी का उनके पास 30 डेज का टाइम और रहता है, लेकिन उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की परमिशन के बाद नेक्स्ट 30 डेज में भी फाइल कर सकती है जो भी इनकी रजिस्ट्रेशन की पर्टिकुलर चीज़ें। इसमें लिखा है एक्सप्लेनेशन में, इफ ए कंपनी फेल्स टू फाइल द पर्टिकुलर्स विद इन द स्टिपुलेटेड। तो स्टार्टिंग में 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि उतने दिनों के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। द पर्टिकुलर्स कैन बी फिल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन विद परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो अगर 30 दिन के बाद भी नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन, तो आगे के 30 दिन का टाइम और मिलता है, पर उसके आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सो आंसर हो जाएगा सी, नेक्स्ट 30 डेज। नेक्स्ट में बोला है, अंडर प्रोविजन ऑफ सरफासी एक्ट द टर्म ओरिजिनेटर एंड ऑब्लिगर। तो जो सरफासी एक्ट है जिसको 2002 में डिफाइन किया गया है, तो उसमें जो ओरिजिनेटर टर्म है वो और ऑब्लिगर टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। जो ओरिजिनेटर है वो है जिसने लोन दिया, लेंडिंग की है, तो वो गया बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ऑब्लिगर होता है बोरोवर जिसने लोन लिया, तो वो एक्सप्लेनेशन में भी मेंशन है। ओरिजिनेटर मीन्स द पर्सन हु हैड गिवन द लोन और मेड इन्वेस्टमेंट ओरिजिनेटर। तो जिसने लोन दिया है उसको बोला जाएगा ओरिजिनेटर। और ऑब्लिगर का मतलब है द पर्सन हु इज लायबल, या आप उसको बोरोवर भी बोल सकते हैं। बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सरफासी के ऊपर ये, अंडर सरफासी एक्ट द रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मीन्स। तो सरफासी एक्ट में रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसको बताएगी, तो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है कि बैंकों के जो बैड लोन्स होते हैं, जो एनपीए लोन्स, उनको खरीद के उसके नाम पे सिक्योरिटीज रिसिप्ट इशू करती है और लोग उन सिक्योरिटी रिसिप्ट को खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिक्योरिटेशन जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो काम करती है। तो इसमें बोला है कि सिक्योरिटेशन कंपनी का क्या मतलब है सरफासी एक्ट में। तो सिक्योरिटेशन कंपनी इज अ कंपनी सेटअप अंडर कंपनी एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन। तो ये सिक्योरिटेशन कंपनी कंपनी एक्ट के तहत ही सेटअप की जाती है। और सिक्योरिटेशन कंपनी का, और या बोलिए रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम है कि असेट का रिकंस्ट्रक्शन करना। कैसे असेट की रिकंस्ट्रक्शन करेगी, जो असेट्स है बैड लॉस है उनकी सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करेगी और लोग उस सिक्योरिटी रिसिप्ट को परचेज करते हैं, इस तरह से ये काम करती है। ठीक है, वही चीज नीचे भी एक्सप्लेनेशन में लिखा है, अंडर सरफासी एक्ट द रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मीन्स द कंपनी जो कि कंपनी एक्ट के तहत सेट की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन। और असेट रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये मैंने आपको अभी बताया। इसमें बोला है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज ऑम्बड्समैन एंड फॉर हाउ मच टाइम। तो जो ऑम्बड्समैन क्या होता है, बैंकिंग ऑम्बड्समैन, ये एक ऐसी पोस्ट है जिसको बनाया जाता है, इसका पर्पस है कि कस्टमर को कोई भी बैंकों के खिलाफ परेशानी है तो वो पहले कस्टमर का इंटरनल मैकेनिज्म रहता है, मतलब हर बैंकों का अलग अलग इंटरनल मैकेनिज्म आपकी, आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो किसी कस्टमर को किसी सर्विस से किसी चीज़ से कोई परेशानी है, तो उसने इंटरनल मैकेनिज्म में कंप्लेन किया और उसका उसका 30 दिन का वेट करना पड़ेगा, 30 डेज। 30 दिन ओवर हो जाने के बाद बैंक आपको रिप्लाई नहीं करता, आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपका कस्टमर का जो भी इशू है उसको सॉल्व नहीं करता है, आपकी कंप्लेंट को सॉल्व नहीं करता है, या आपको कुछ रिप्लाई नहीं देता। अगर रिप्लाई बैंक देता भी है तो आप उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप, कोई कस्टमर बैंक की किसी सर्विस से खुश नहीं है तो क्या वो डायरेक्ट ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकता है, नहीं, डायरेक्ट नहीं जा सकते। पहले आपको बैंक के इंटरनल मैकेनिज्म जो कि कंप्लेन के लिए सेट किया जाता है वहाँ आपको कंप्लेन करनी है। अगर वहाँ से आपको रिप्लाई नहीं आता, या अगर रिप्लाई वहाँ से आता है लेकिन आप उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है,
तभी आप जाके बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 20 लाख तक का बैंकिंग ओम्बड्समैन देख सकता है। अगर 20 लाख रुपए तो हो गया, इतने रुपए तक का बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास पावर होता है, इतने रुपए तक आपको दिला सकता है, कोई परेशानी होती है। और अगर आपको कोई मेंटल एगोनी मतलब मेंटल आपको हेरेसमेंट है, उस वजह से आप कुछ क्लेम चाहते हैं अलग से कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, इन सब चीज़ों के लिए आप पैसे चाहते हैं, तो वो मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख रुपए। तो उसका लिमिट है 1 लाख रुपए, और बैंकिंग ओम्बड्समैन को वैसे लिमिट है 20 लाख रुपए तक का। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यही था कि बैंकिंग ओम्बड्समैन के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है, जनरल मैनेजर या चीफ जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई में जो सीजीएम या जीएम, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, तो उतनी बड़ी रैंक के लोग ही इसके चेयरमैन होते हैं, और एट ए टाइम 3 साल के लिए होते हैं। ठीक है, 3 साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। तो जनरल मैनेजर या चीफ जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई ही इसके चेयरमैन हो सकते हैं, किसके, बैंकिंग ओम्बड्समैन के। बैंकों के क्यों नहीं होते बैंकों के सीजीएम, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि बैंकों में किसी टाइप का कोई पार्शलिटी ना करे, अपने बैंक के कस्टमर के अच्छे से कंप्लेंट हो, तो इंडिपेंडेंट अलग है, इसलिए आरबीआई के ही जो चेयरमैन और जनरल मैनेजर है वही इसके चेयरमैन होते हैं, किसके, बैंकिंग ओम्बड्समैन। नेक्स्ट है द अपीलेट अथॉरिटी अंडर द ओम्बड्समैन स्कीम टू whom appeal can be made by the bank or the customer। सो अपीलेट अथॉरिटी क्या है कि अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन ने कोई डिसीजन बताया और आप उससे भी खुश नहीं है, तो आप कहाँ जाके बोल सकते हैं, तो उसका आंसर है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो उस केस में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि पहले मैं बैंक के पास गया, 30 दिनों का टाइम हुआ, उसने मुझे रिप्लाई दिया बट मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। फिर 30 दिन के बाद मैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास गया, बैंकिंग ओम्बड्समैन के चेयरमैन ने एक डिसीजन सुना है, मैं उससे भी खुश नहीं हूँ, तो फाइनली वो एक एपिलेट अथॉरिटी है, वो है डिप्टी गवर्नर। तो वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पास जाएगा, और वही है इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट, जिसने ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया उसका ही इंचार्ज, तो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर वो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के फैसले से भी खुश नहीं है तो क्या कहा जाएगा, ये अपीलेट है, इसके बाद और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर अपना कोर्ट केस जो भी है वो उस तरह से करेगा, पर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के बाद ऐसा कोई भी अपीलेट अथॉरिटी नहीं है जो कि ओम्बड्समैन के फैसले को चेंज कर सके। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम पीरियड इज अवेलेबल टू डीआरटी टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम aggregated party by aggregated party by measures taken by the secured creditors। तो सरफासी एक्ट के तहत कितना टाइम दिया गया। सो जो एप्लीकेशंस है डीआरटी के द्वारा सरफासी एक्ट के तहत आप आए और डीआरटी में आपने अपील की है, तो 60 दिनों के अंदर अंदर ये पूरा हो जाना चाहिए। और एक्सेप्शनल केसेस में टाइम ड्यूरेशन 4 महीने का है। 60 डेज क्या हो गया आपका, 2 महीने के आसपास हो गया। तो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में अगर 2 महीने में भी काम नहीं हो पाया तो 4 महीनों में एटलीस्ट आपको केस रिजॉल्व कर देना है। ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर देना है। सो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला है व्हेन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हमने पढ़ा था ना पहले क्वेश्चन में, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी होती है, सरफासी एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट के तहत ये बनाई जाती है, और इनका काम है कि बैंकों के बैड लोन्स लेना और उसके नाम पे सिक्योरिटी रिसिप्ट को इशू करना, और लोग उस सिक्योरिटी जो रिसिप्ट होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो इसका क्वेश्चन है कि व्हेन अ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इशूड सिक्योरिटी रिसिप्ट, जैसे मैंने बोला कि वो रिसिप्ट इशू करती है, तो उसने रिसिप्ट इशू किए टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होता है जो उस रिसिप्ट में इन्वेस्ट करेगा, उसी को बोला जाता है QIP, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। सो इट रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। तो इस ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट का मतलब हो गया कि सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करना, किसको इशू करना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या है, बैड लोन्स के जितना भी अमाउंट है उसके नाम पे आपने सिक्योरिटी रिसिप्ट लोगों के लिए इशू की है, और जो क्वालिफाइड बायर्स है वो उस पर इन्वेस्ट करेंगे, और उनको मालूम रहेगा जो भी इन्वेस्ट कर रहा है कि बैड लोन है, मतलब रिस्क इसमें ज़्यादा रहेगा पर आपको रिटर्न इसमें अच्छी रहेगी। तो जो बहुत ज़्यादा रिस्क और अच्छी रिटर्न चाहते हैं तो वो लोग उस तरह के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है जो कि इन बैड लोन्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही हो गया सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट ओनली। ठीक है, सो व्हेन अ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इशूज सिक्योरिटी रिसिप्ट टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट, इस ट्रांजेक्शन को बोला जाता है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। और इसमें ये नाम क्यों दिया अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि जितनी भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है उनकी सिक्योरिटी एक कॉमन है। तो ऐसा नहीं कि एक बायर का अलग से इसमें इंटरेस्ट है, अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, मतलब सभी का कॉमन है, जो जो बायर्स है जिन्होंने सिक्योरिटी रिसिप्ट को परचेज किया है या उसमें इन्वेस्ट किया, इसलिए अनडिवाइडेड इंटरेस्ट टर्म यूज किया। और इस ट्रांजेक्शन का नाम है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बिफोर टेकिंग पोजेशन ऑफ अ सिक्योरिटी अंडर सरफासी एक्ट द बैंक इज रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस टू बोरोवर अंडर प्रोविजन ऑफ। तो होता क्या है, सरफासी एक्ट
में क्या डिफाइन किया गया है कि कोई भी सिक्योरिटी जो कि बैंक के पोजीशन में नहीं है, कस्टमर के पोजीशन में है, तो बैंक एक नोटिस देके उस सिक्योरिटी पे अपना पोजीशन ले सकता है। जैसे कि कार लोन हो गया, जिस पर्पज के लिए लोन दिया वो है कार खरीदने के लिए, अभी कार लोन हो गया और वो ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, एनपी हो गया, कस्टमर अपना ईएमआई नहीं पे कर रहा, तो बैंक सरफासी नोटिस उसको भेजेगा। पहला होता है 13(2) नोटिस, और इसका नाम 13(2) इसलिए रखा गया क्योंकि 13(2) सेक्शन जो है सरफासी एक्ट के, वहाँ इसको डिफाइन किया गया है। फिर 13(2) नोटिस में मेंशन रहता है कि आपका इतना लोन अमाउंट है, और ये फॉर्मेट का नाम है 13(2), ठीक है। तो उसमें सारा मेंशन रहेगा, इतना लोन अमाउंट है, इतने तक का इस चीज़ को परचेज के लिए लोन दिया, अभी इतना आउटस्टैंडिंग है, ईएमआई इस डेट से डिफॉल्ट है, वो सारा कुछ उसमें बताया रहेगा 32 नोट्स। और उसमें ये भी मेंशन रहेगा कि 60 डेज के अंदर अंदर आपको, 60 दिनों के अंदर अंदर नोटिस मिलने के आपको पेमेंट कर देनी है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम इस जो भी आपका कार या कोई भी चीज जिस पर्पज के लिए लोन दिया गया बैंक के द्वारा, तो उसको अपनी कस्टडी में ले लेंगे। तो स्टार्टिंग में कितना बोला, 13(2), ठीक है। तो वही बोला कि पोजीशन अगर आपको चाहिए तो कौन सा नोटिस कस्टमर को भेजते हैं, वो है 13(2) नोटिस। और टाइम ड्यूरेशन कितना देते हैं, 60 डेज, कि नोटिस के 60 डेज में अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देनी है, वरना हम आपके सामान की कस्टडी ले लेंगे। सो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। 13(2) पूरा होने के बाद 13(4) होता है, जिसको बेच के बैंक क्या कर सकता है, बाद में जो है फाइनली कस्टमर के उस असेट जिसकी पोजीशन ली है उसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायर ऑफ असेट सोल्ड बाय बैंक अंडर सरफासी एक्ट इज रिक्वायर्ड। तो हुआ क्या कि सरफासी एक्ट के तहत अभी जो असेट का, जो बैंक असेट बेचने जा रहा है, जैसे मान लीजिए अभी सरफासी एक्ट के तहत बैंक ने कस्टडी ले ली, अब कोई दूसरा कस्टमर उसको खरीदना चाहता है, जैसे आपकी सेकंड हैंड कार आपने अपने कस्टमर से ली, ठीक है, जिसके लिए आपने लोन किया था, अभी तो वो सेकंड हैंड कार होगी क्योंकि आपका जो बोरोवर है, डिफॉल्ट बोरोवर, वो उसको पे नहीं कर रहा था, तो इसलिए वो भी आपने उसको अपनी कस्टडी में लिया है, और वो सेकंड हैंड कार होगी क्योंकि वो उसको यूज कर रहा था, अब आपकी कस्टडी। तो आप उस कार को किसी और को बेचना चाहते हैं, तो कोई भी दूसरे बोरोवर को अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरेस्टेड है, तो सिर्फ हाँ बोलने से कि हाँ हम इंटरेस्टेड काम नहीं चलेगा, आपको मिनिमम जितने में बात हुई है, या फिर उसमें बिड का भी ऑप्शन रहता है कि बोली लगाई जाती है, तो जितना भी एक अमाउंट है कंफर्मेशन के लिए कि हाँ सेल के लिए, उसका आपको 25% पे करना पड़ता है। तो उसमें वही लिखा है, द बायर ऑफ असेट सोल्ड बाय बैंक अंडर सरफासी एक्ट इज रिक्वायर्ड टू पे 25% ऑफ परचेज प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल टू कंफर्म द सेल। तो जितना भी उसका परचेज प्राइस है उसका 25% पे करना पड़ता है, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि हम उसको सेल करने में, बेचने में इंटरेस्टेड, हम उसको परचेज करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो 25% आप पे करके बता सकते हैं जितना भी परचेज प्राइस था उस असेट का, 25% आप उसका पे करके कंफर्म करेंगे कि हाँ हम इंटरेस्टेड है इसको खरीदने में, ठीक है। आपके लिए तो ये सेल होगी, उस बायर के लिए परचेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द पावर टू टेक पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी आर वेस्टेड अंडर सरफासी एक्ट। तो सरफासी एक्ट में किसको पावर दी गई है कि उसके थ्रू आप पोजीशन ले सकते हैं, विद द जुडिशियल अथॉरिटी। तो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, द पावर टू टेक पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी आर वेस्टेड विद अंडर सरफासी एक्ट विद द जुडिशियल अथॉरिटी, चाहे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलिए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलिए, और फिर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर को हैंड ओवर कर देता है, यानी कि वो पोजीशन लेके फिर जो बैंक है उनको दे सकता है वो। अगर इन केस वैसे डायरेक्टली बैंक भी जाके अपना पोजीशन ले सकते हैं, पर कई बार कस्टमर इतनी आसानी से पोजीशन नहीं देता है, तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी कस्टडी लेके फिर बैंक को हैंड ओवर कर सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा विद द जुडिशियल अथॉरिटी। और फाइनली वो किसको हैंड ओवर करेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर को, यानी कि जिसने लोन दिया, यानी कि बैंक, ठीक है, बैंक को फाइनली हैंड ओवर कर देते हैं। इसमें बोला है और नॉर्मल लोक अदालत कैन एंटरटेन द डिस्प्यूट। तो लोक अदालत कितने रुपए तक का जो डिस्प्यूट है देख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है जनरली किसी भी टाइप का डिस्प्यूट चल रहा है, बैंक जो है, कस्टमर किसी भी टाइप का लोन दिया बैंक ने और कस्टमर ईएमआई नहीं पे कर रहा, डिफॉल्ट हो गया, अभी वो एनपीए हो गया, तो बैंक ने उसको नोटिस भेजा, रिमाइंडर की, कॉल किया, नहीं काम चल रहा, तो बैंक अब क्या कर रहा है, कोर्ट में उस कस्टमर के खिलाफ जा रहा है कि इसको हमने लोन दिया और ये पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी कोर्ट किया बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत उसमें टाइम लगता है, इसमें बोरोर का भी बहुत टाइम वेस्ट होता है और बैंक का तो वेस्ट होता ही, क्योंकि बैंकों के हज़ारों कस्टमर्स होते हैं जो कि एनपी हो जाते हैं। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, इस केस में ये ऑप्शन बचता है कि लोक अदालत एक अच्छा ऑप्शन है। लोक अदालत मतलब छोटे अमाउंट के लिए, लोक अदालत में क्या, आपसी आपसी सहमति से, मतलब एक लोक अदालत एक ऐसी जगह सेटअप की जाएगी जिसमें बायर और जो सेलर है वो आपस में ही बातें करके सुलझा लेते हैं कि चलिए इस अमाउंट को हम सेटल कर देते हैं, तो जो क्रेडिटर है उसका भी टाइम सेव हो गया और जो बोरोवर है उसका भी टाइम सेव हो गया, तो उसको बोला जाता है लोक अदालत।
और लोक अदालत के डिसीजन के बाद आप कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने लोक अदालत में कंफर्म किया कि ठीक है, मान लीजिए आउटस्टैंडिंग था 10 लाख का, बैंक ने बोला, बोरो ने बोला कि मैं इतना सारा नहीं पे कर सकता, तो मुझे कुछ एक फाइनल सेटलमेंट अमाउंट के लिए कुछ हेल्प कीजिए। तो बैंक बोलता है कि आपका आउटस्टैंडिंग 10 लाख है, लेकिन आप 8 लाख पे कर दीजिए, ठीक है। बोरो भी सोचता है चलिए अच्छा 2 लाख कम हो गए और मेरा लोन भी क्लोज हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है मैं 8 लाख पे कर दूंगा। तो उसने एक बार वहाँ कन्फर्म कर दिया लोक अदालत में कि हाँ मैं पे करूंगा, और ये सेटल हो गया, लोक अदालत का सेटलमेंट फाइनल सील सब लग गई। उसके बाद ऐसा नहीं कि बरोबर घर जाके इस बात के लिए मना कर दे या कहीं और जाके कोर्ट में अपील करे, नहीं। लोक अदालत का फैसला लास्ट होता है, इसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। तो अगर अमाउंट की बात करें तो कितने पैसे तक बैंक लोक अदालत के पास जा सकता है, और इसमें दोनों की रजामंदी होनी जरूरी है, क्योंकि उनको आपस में मिलकर सेटल करना है। तो अगर बरोबर और बैंक दोनों ही इंटरेस्टेड है तो लोक अदालत के थ्रू सेटल हो जाता है। बहुत सारे जो एजुकेशन लोन के केसेस है उसमें भी अगर डिफॉल्ट होता है तो लोक अदालत से वो भी काफी मामले सुलझ जाते हैं। तो लिमिट क्या है? वो लिमिट है 20 लाख तक की, ठीक है। तो 20 लाख तक के जो केसेस है वो लोक अदालत देखता है। नेक्स्ट बोला है कि अ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम कितने टाइम के लिए ऑफिस होल्ड करता है? 5 ईयर्स और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65। तो 5 साल के लिए, और मैक्सिमम उसका एज कितना होना चाहिए? 65। मान लीजिए उसका एज 64 था तब उसका जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसको डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में मेंबर बना वो, तो उस केस में उसके पास 1 ही साल बचता है। तो इसमें से जो भी अर्लियर होगा वो होगा, मतलब उसका एज मैक्सिमम 65 होना चाहिए, 65 साल के बाद कोई नहीं हो सकता। और 5 ईयर्स और टिल ही अटेन 65 विच इज अर्लियर, जो भी पहले होगा। इसमें बोला है अंडर प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंप्लेंट कैन बी मेड फॉर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप किस चीज की कंप्लेंट कर सकते हैं? इसमें बोला है विच इज इनकरेक्ट। तो अनफेयर और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, द गुड सफरिंग फ्रॉम किसी टाइप का डिफेक्ट है, या ट्रेड जो प्रैक्टिस आप यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है, या रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है, या एक्स्ट्रा चार्ज आपसे पे किया जा रहा है, तो इन सब के खिलाफ आप जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बोल सकते हैं। बस एक चीज है उसके लिए आप नहीं बोल सकते, वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई सामान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट की मिली, उसके लिए आपने कुछ भी पैसा खर्चा नहीं किया, उसके खिलाफ आप जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं बोल सकते। क्योंकि जब आपको वो सामान फ्री का मिला, आपने कुछ पैसे ही नहीं दिए, तो आप किस चीज की हानि का दावा करेंगे? ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट की चीजों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। Which is incorrect में आंसर हो जाएगा सी। For deficiency of service, the complaint can be made only if the payment has been made for services availed. For free services, no complaint is admissible. Admissible. Next question है, the district forum under consumer protection act consists of which of following? तो district forum है, उसमें consumer protection act के तहत कौन कौन होता है? जो भी डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्वालिफाई है वो उसका प्रेसिडेंट होगा, बाकी के 2 मेंबर्स और उसमें से एक वुमेन रहेगी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट फॉरम के मेंबर्स होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। नेक्स्ट है द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है वो किसके द्वारा हेडेड किया जाता है? तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके द्वारा हेड किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके चेयरमैन को अपॉइंट करती है। नेक्स्ट बोला था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो उनके काउंसिल की मीटिंग होती है कितने बार होती है? साल में सिर्फ एक ही बार होती है। जो स्टेट है उसकी साल में 2 बार होती है, और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले की साल में सिर्फ एक ही बार मीटिंग होती है, वंस इन अ ईयर। नेक्स्ट है द बैंक इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द अवार्ड पास बाय ऑम्बड्समैन। तो ऑम्बड्समैन ने कोई डिसीजन सुना है तो बैंक को पूरा करना पड़ेगा। कब तक, क्या टाइम ड्यूरेशन है बैंक के पास? आंसर है 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। तो कस्टमर ने एक्सेप्ट किया, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर बैंक को पूरा करना पड़ेगा। इसमें एक्सप्रेशन में भी दिया है, द बैंक इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द अवार्ड। अवार्ड किसको बोला जाता है? अवार्ड उस डिसीजन का नाम है जो कि ऑम्बड्समैन देगा। ऑम्बड्समैन के डिसीजन को अवार्ड बोला जाता है। तो जो भी डिसीजन ऑम्बड्समैन ने दिया उसको विद इन 30 days, जब भी हमारे बोरोवर, जो हमारा कस्टमर है उसने उसका एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर बैंकों को पूरा करना पड़ता है। इफ कस्टमर डज नॉट गिव एक्सेप्टेंस द अवार्ड इज नॉट बाइंडिंग। तो अगर कस्टमर उस अवार्ड को नहीं एक्सेप्ट करा तो बैंक के ऊपर किसी भी तरह की कोई बाइंडिंग नहीं रह जाती। इसमें बोला है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी कंक्लूड विद। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसमें क्या क्या चीजें रहती है? इसमें रहेगा डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस दैट द पर्सन हु हैव पुट सिग्नेचर इंटेंट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये डॉक्यूमेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव तो बताता है, और डिक्लेरेशन भी रहेगा इसमें। किसका डिक्लेरेशन? जो भी पर्सन जिन्होंने अपने साइन उसमें पुट किए होते हैं एसोसिएशन बनाने के लिए, ठीक है, तो उनका डिक्लेरेशन का सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन उनके
सब्सक्रिप्शन का डिक्लेरेशन उसमें रहता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कंक्लूड विद डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस दैट द पर्सन हु हैव पुट देयर सिग्नेचर। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का। ये ऑब्जेक्टिव बताता है कि किस पर्पस से, क्या पर्पस है इस कंपनी को सेट करने का। इस क्वेश्चन बोला है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन विच ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या इन्फॉर्मेशन रहती है? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद। ये जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इसको सेट किया गया। अगर कोई कंपनी बोलती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फार्मास्यूटिकल दवाइयों के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो दवाइयों को छोड़ के किसी और टाइप के बिजनेस में नहीं जा सकती, ठीक है। और वैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि डायरेक्टर्स की कितनी पावर रहेगी, यानी इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में बताता है कौन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वही बोला है कि इट कंटेन विच ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस और कोई भी बाईलॉज कंपनी के द्वारा इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, अंडर आरटीआई एक्ट 2005 द पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं और उसका भी कुछ एक्सेप्शंस है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। कुछ कंपनी के पर्सनल ट्रेड सीक्रेट्स है जो आपको नहीं बताया जा सकता राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, पर बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। तो इसका एक प्रॉपर टाइम रहता है। आप इसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी इसको फाइल कर सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हैं और क्या रीज़न है कि हम इस पर्पज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो रीज़न बताने का कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। सो रीज़न बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। 10 रुपीज़ आप पे करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं, ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं, ऑफलाइन भी इसको आप पे कर सकते हैं। तो कितने दिन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? आपने अप्लाई किया आरटीआई के तहत, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें 30 डेज़ के अंदर प्रोवाइड हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 30 डेज़। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि आरटीआई एक्ट के तहत कितने दिनों में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो क्या है, 30 डेज़ के अंदर। और वही आरटीआई वाला ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है द पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इफ द इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू लाइफ और लिबर्टी ऑफ एन, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन पूछी गई जिसका रिलेशन किसी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी से होगा, तो उस केस में कितने टाइम में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि टाइम हमने देखा था ना 30 डेज, तो 30 डेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए तो उस केस में 48 आवर्स है कि मैक्सिमम 48 घंटों के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। सो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। If a person commits offence under Prevention of Money Laundering Act 2002 shall be liable for, तो उसमें उसको 3 से 7 साल की सजा दी जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो 3 से 7 साल का इसमें सजा का प्रोविजन है। नेक्स्ट, इफ गुड्स आर डैमेज वाइल इन पोजिशन ऑफ पॉनी, पॉनर और पॉनी हमने टर्म देखा था। तो पॉनी कौन हो गया, जैसे मान लीजिए आपने किसी टाइप का गोल्ड लोन लिया, प्लेज के केस में पॉनर पॉनी का कंसेप्ट आता है। प्लेज जैसे हमने देखा गोल्ड लोन कस्टमर लेता है, तो पॉनी हो गया बैंक, पॉनर हो गया कस्टमर बोरोवर जिसने आपसे लोन लिया। तो अगर आपके पोजीशन में था पॉनी यानी बैंक की पोजीशन में डॉक्यूमेंट सॉरी गोल्ड अगर है, और अगर उसने बहुत अच्छे से केयर की, एडिक्वेट केयर की है, उसके बावजूद भी किसी टाइप का लॉस हो गया, गुड्स डैमेज हो गए, तो उस केस में बैंक लायबल नहीं होता है, ठीक है। अगर उसने अच्छे से केयर किया तो उस केस में लायबल नहीं होगी। अगर उसने केयर नहीं की है तब, या नेग्लिजेंस से दिखाई है उस चीज़ को लेकर जिसको सिक्योरिटी मान के लोन दिया गया, तो उस केस में वो एलिजिबल रहेगा, सॉरी लायबल रहेगा, वरना वो नहीं रहेगा। तो इसका आंसर हो गया इफ गुड्स आर डैमेज्ड व्हाइल इन पोजीशन ऑफ पॉनी। पॉनी के पास था, पॉनी कौन हो गया, बैंक या कोई भी जिसने लोन दिया उसके पोजीशन में है, ही इज नॉट लायबल फॉर द लॉस इफ एडिक्वेट केयर वाज एक्सरसाइज। अगर उसने अच्छे से उसका ध्यान रखा और उसके बाद जो वैसा लॉस हो गया, तो उस केस में पॉनी एलिजिबल नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। हाउएवर इफ लॉस इज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ पॉनी, लेकिन अगर ये लॉस पॉनी की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है तो वो लायबल होगा, देन ही इज लायबल। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ टर्म हाइपोथिकेशन, कहाँ इसको डिफाइन किया गया? हाइपोथिकेशन का डेफिनेशन पहले कहीं पे था ही नहीं। जब सरफासी एक्ट 2002 में आया तो बोला कि चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं सरफासी एक्ट में, तो तब से हाइपोथिकेशन को सरफासी एक्ट में डिफाइन किया गया, ठीक है। इसमें लिखा भी है टिल इनएक्टमेंट ऑफ सरफासी एक्ट नो डेफिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन, मतलब कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं किया गया था, ये सिर्फ एक टर्म थी जो बैंक यूज करते थे। लेकिन हाइपोथिकेशन को अब सेक्शन 2 ऑफ सरफासी एक्ट में डिफाइन कर दिया गया, सरफासी एक्ट 2002, तो हाइपोथिकेशन को वहाँ पे डिफाइन कर दिया। हाइपोथिकेशन क्या होता है? ये टाइप का चार्ज होता है जो कि मूवेबल असेट्स पे बैंक अपना क्रिएट करता है। जैसे इमूवेबल असेट्स हो गया, आपका मकान हो गया, तो उसमें मॉर्टगेज होता है। लोन, जैसे आपने गोल्ड लोन इस तरह का दिया तो प्लेज उसमें होता है। और लीन, जैसे कोई आपने होल्ड मार्क किया या एफडी के पैसे पे आपने लीन मार्क करके आपने लोन दिया है, तो वो एक लीन हो गया बैंक का, ठीक है।
लेकिन अगर हम बात करें हाइपोथिकेशन, तो ये हमेशा जो मूवेबल असेट्स जैसे कार हो गया, कार लोन, इस तरह के असेट जो यहाँ से मूव कर सकते हैं उसके लिए जो लोन देता है उसको बोला जाता है हाइपोथिकेशन, और इसको पहली बार सरफासी एक्ट में ही डिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन रिलेटिंग टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कहाँ पे, इसका प्रोविजन कहाँ पे डिफाइन किया गया? ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। इट इज नॉट डिफाइन इन एनी एक्ट, किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला लॉ। ये जो इस तरह के आप अकाउंट ओपन करते हैं, ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है जो कि हिंदूज में कस्टम, मतलब कहते हैं ना रिवाज, रिवाज एक कस्टमरी लॉ, मतलब रिवाज के हिसाब से हिंदू में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नाम से पता लग रहा है हिंदू में, तो हिंदू में ये प्रैक्टिस है। और इसको किसी भी एक्ट में, चाहे आप बोले हिंदू सक्सेशन या जॉइंट फैमिली एक्ट या हिंदू कोड एक्ट, कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया। ये सिर्फ एक कस्टम प्रैक्टिस है हिंदूज में। ठीक है, वहीं पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें करता होता है सीनियर मोस्ट पर्सन, वो एक टाइप का मैनेजर बोल सकते हो, और बाकी को पार्सनस होते हैं, बाकी मेंबर्स को बोला जाता है को पार्सनस।